आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। हम दिखाते हैं खबर आपको ठीक वक्त पर। आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में आतंक के कमर को तोड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। अबू दुजाना एक ऐसा नाम जो आतंक के इस पूरे कारोबार में काफी बड़ा रहा, उसे भारतीय सैनिकों ने मार गिराया है। इतना ही नहीं, उसके साथ 2 और आतंकियों को मार गिराया गया है। अगर आप पिछले 1 साल के आंकड़े को उठाकर देखें तो भारतीय सुरक्षा बलों ने अब तक 113 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है। जाहिर सी बात है, यह बड़ी कामयाबी है, लेकिन इस कामयाबी को पाना भी अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। कश्मीर घाटी में आतंक का दूसरा नाम बन चुके लश्कर के खौफनाक आतंकी अबू दुजाना का खात्मा इस तरह से हुआ। लुका छिपी के खेल के बीच ही इस घर में खाक हो गया दुजाना का आतंक। पुलवामा के इस जलते हुए मकान से दुजाना बाहर नहीं भाग पाया। चारों तरफ गोलियों के निशान ये बताने के लिए काफी हैं कि आतंक के कमांडर के लिए सुरक्षा बलों ने काल का चक्रव्यूह किस तरीके से तैयार किया था। हर बार सुरक्षा बलों को चकमा देकर फरार हो जाने वाले दुजाना को इस बार कोई मौका नहीं मिल पाया। पुलवामा के इसी घर में दुजाना अपने 2 साथियों के साथ छिपा हुआ था, लेकिन सुरक्षा बलों को इस बात की पुख्ता जानकारी मिल गई और ऑपरेशन दुजाना के दी एंड का आगाज हुआ। घाटी में दहशत का खेल खेलने वाले दुजाना की घेरेबंदी तड़के सुबह करीब 4:30 बजे ही कर दी गई। सुरक्षा बलों को खबर मिली कि लश्कर का इनामी कमांडर अबू दुजाना पुलवामा के हरकीपोरा इलाके में छिपा हुआ है। चंद मिनटों के अंदर सुरक्षा बलों ने इस गांव को घेर लिया। आतंकी अबू दुजाना जिस घर में छिपा था, उसके चारों ओर से सुरक्षा बलों ने पूरी तरीके से घेरेबंदी की हुई थी। पहले दुजाना ने इमारत की निचली मंजिल से फायरिंग की, फिर दुजाना भागकर इमारत की पहली मंजिल पर पहुंच गया। 2 घंटे तक दोनों ओर से ताबड़तोड़ गोलीबारी होती रही। आखिरकार दुजाना और उसके साथी को गोली लग गई। इतना ही नहीं, सुरक्षा बलों ने एक बार फिर आतंकियों को बाहर निकलने की अपील की और जब वो बाहर नहीं आए तो मकान को आग के हवाले कर दिया गया जिस मकान में आतंकी छिपे थे। We tried hard to make them surrender. Announcements were made from mosques and we tried to utilize the services of the house owner and the persons who came out of the house to impress upon them to surrender. But because of Dujana's presence, the other fellow could also not surrender. जिस वक्त सुरक्षा बलों का यह ऑपरेशन चल रहा था, उसी दौरान स्थानीय लोगों ने एक बार फिर सेना की कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश की, लेकिन आतंक का सफाया करने के ऑपरेशन पर निकले जवानों ने दुजाना को मौत की नींद सुलाकर ही दम दिया। The quantum of fire from their side was very heavy today. It was retaliated and both were neutralized. After the operation was over, properly the bodies were identified. And one was Abu Dujana and the other one was Arif. सुरक्षा बलों को कई महीने से अबू दुजाना की तलाश थी। उसके ऊपर 15 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। सेना ने कुछ दिनों पहले जो आतंकियों की लिस्ट जारी की थी, उस लिस्ट में दुजाना का नाम टॉप पर था। अबू दुजाना ने हिंदुस्तानी सुरक्षा बलों पर दर्जन भर खतरनाक हमले किए थे। बीएसएफ से लेकर सीआरपीएफ के जवानों के काफिले पर वो कई बार हमला कर चुका था। अबू दुजाना हर बार सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर भाग निकलता था। अब तक वो 6 बार सुरक्षा एजेंसियों के चंगुल से भाग निकला था, लेकिन इस बार उसकी मौत उसे पुलवामा के इस घर तक खींच लाई। घाटी में दुजाना की मौत जहां सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी है, वहीं पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका भी। हिंदुस्तान की फौज ने कश्मीर में मौजूद एक आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की ठान रखी है। दावा यह है कि मोस्ट वांटेड लिस्ट का कोई भी आतंकी बचेगा नहीं। श्रीनगर से इदरीस लोन के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू।
अबू दुजाना पर हम आपको दिखाएंगे हमारी खास पेशकश रात 9:20 पर जरूर देखिएगा। लेकिन आइए आपको बताते हैं कैसे पाकिस्तान में भी अब सरगर्मी तेज है। हम सब जानते हैं कि लश्कर तैयबा का मुखिया हाफिज सईद पिछले 6 महीने से पाकिस्तान की जेल में बंद है। यह बात अलग है कि उसके जेल में बंद होने के बावजूद लश्कर तैयबा अपनी गतिविधियों को ठीक वैसे ही रखे हुए है। लेकिन पाकिस्तान ने अब हाफिज सईद की गिरफ्तारी को 2 महीने और बढ़ा दिया है, यानी कि 2 महीने और हाफिज सईद प्रोटेक्टिव कस्टडी में रहेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि हाफिज सईद चाहे जेल के भीतर रहे या जेल के बाहर, लश्कर तैयबा की गतिविधियों में कमी नहीं आ रही है। लेकिन उसका जेल में रहना अपने आप में सबूत काफी है कि हिंदुस्तान ने दुनिया के सामने ये बात स्पष्ट कर दी है कि लश्कर तैयबा आतंक का दूसरा नाम है। आतंक के बिसात पर पाकिस्तान की नई चाल, दिखावे को फिर बढ़ाई आतंकी हाफिज सईद की नजरबंदी। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए पाकिस्तान ने एक बार फिर आतंक के सबसे बड़े आका हाफिज सईद की नजरबंदी 2 महीने के लिए और बढ़ा दी। पाकिस्तान की पंजाब सरकार की ओर से जारी एक नोटिफिकेशन में जमात उद दावा के सरगना हाफिज को उसके ही घर में 2 महीने और नजरबंद रखने का आदेश दिया गया। हाफिज को इसी साल 31 जनवरी को नजरबंद किया गया था। शुरुआती फैसले में 90 दिनों के लिए ये नजरबंदी थी। फिर 3 महीने का वक्त पूरा होने के बाद हाउस अरेस्ट को 3 और महीने के लिए बढ़ा दिया गया, जो 27 जुलाई को पूरी हो गई थी। लेकिन इसके बाद भी हाफिज सईद को रिहा नहीं किया गया, बल्कि अब उसे 2 और महीने तक नजरबंद ही रखा जाएगा। पाक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाफिज सईद के बारे में नोटिफिकेशन 28 जुलाई को ही जारी कर दिया गया था, लेकिन मीडिया को इसकी जानकारी सोमवार रात दी गई। आतंकी हाफिज सईद की नजरबंदी बढ़ाए जाने के पीछे तर्क दिया गया कि वो पाकिस्तान की शांति के लिए अब भी एक बड़ा खतरा है। लेकिन दुनिया जानती है कि हाफिज सईद पाकिस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए बड़ा खतरा है और पाकिस्तान की महफूज पनाह में रहकर हिंदुस्तान में दहशतगर्दी की साजिशों को अंजाम देता है। कश्मीर में मारा गया आतंकी अबू दुजाना हाफिज सईद के फरमान पर हमले करता था। हाफिज के गुर्गे सैफुल्लाह साजिद जट के इशारे पर ही अबू दुजाना कश्मीर में आतंकी वारदातों को अंजाम दिया करता था। टेरर मिशन के लिए हाफिज के गुर्गे पाकिस्तान और पीओके में खुलेआम टेरर फंडिंग के लिए डोनेशन कैंप लगा रहे हैं। ग्लोबल टेररिस्ट और हिजब सरगना सैयद सलाहुद्दीन से भी हाफिज सईद के कनेक्शन सामने आ चुके हैं। हाल ही में लश्कर आतंकी मक्की सलाहुद्दीन को हाफिज का तोहफा एक गन देते हुए देखा गया। ऐसे में जाहिर है कि पाकिस्तान आतंक पर सख्ती का खोखला दिखावा कर रहा है। 2008 के मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद की हिंदुस्तान और अमेरिका दोनों को तलाश है। अमेरिका ने हाफिज के सिर पर 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी करीब 66 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा है। टीम न्यूज़ नेशन। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की चीन की यात्रा के बाद हम सब ये मान रहे थे कि चीन और भारत के संबंधों में शायद तल्खी थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन हाल फिलहाल की रिपोर्ट ये प्रदर्शित करती हैं कि चीन और हिंदुस्तान के बीच कम से कम दोखला को लेकर जो विवाद शुरू हुआ वो कम होने के बजाय बढ़ता ही चला जा रहा है। न्यूज़ नेशन ने आपके सामने खबर दिखाई थी कि कैसे उत्तराखंड में चीन की फौज 25 जून को घुसाई थी और उसके बाद कुछ चरवाहों को धमकाकर वापस लौटी थी। और अब लाहौल स्पीति से यह खबर आ रही है कि वहां भी चीन के हेलीकॉप्टर भारतीय सीमा को क्रॉस करते हुए, उससे लांघते हुए हमारी सीमा में आ गए थे और उसके बाद काफ़ी वहां गतिविधियां भी देखी जा रही हैं जो चीन की तरफ हैं। ये सब कुछ मिलकर यही इशारा कर रहे हैं कि चीन लगातार अपनी गतिविधियों को उन तमाम सीमावर्ती इलाकों में बढ़ा रही है जो हिंदुस्तान से लगती है। ऐसे में दोकलाम का ये विवाद इतनी जल्दी खत्म हो इसके आसार न के बराबर हैं। इशारों में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत को धमकी। 3,500 किलोमीटर वाली भारत चीन की सीमा पर हलचल। 2 दिन में दूसरी बार चीन के राष्ट्रपति की धमकी। 在中国共产党领导下，人民军队的光辉历程。 展望国防和军队现代化建设的光明前景，动员全党。क्या जंग की तैयारी कर रहा है चीन?
क्या हिंदुस्तान के लिए चक्रव्यूह रच रही है चीन की सेना? डोकाला में 1.5 महीने से तनाव। उत्तराखंड के बाराहोती में चीनी फौज की गुस्ताखी। अब हिमाचल की वादियों पर चीन की नजर। हिंदुस्तान के कूटनीतिक वार से चीन किस तरह बौखलाया हुआ है, इस बात की बानगी बार बार देखी जा रही है। ईस्टर्न सेक्टर में तनाव के बाद सेंट्रल सेक्टर में चीन की हलचल तेज हो गई है। उत्तराखंड में चीन की घुसपैठ के बाद अब हिमाचल में चीन की हलचल तेज हुई है। सूत्रों के मुताबिक किन्नौर, लाहौल और स्पीति में चीनी हेलीकॉप्टर दिखाई दिए हैं। हिमाचल प्रदेश की 260 किलोमीटर इलाके की सीमा जुड़ती है चीन से। किंगघई तिब्बत में चीन एक्सप्रेसवे तैयार करने में लगा है। डोकाला में तनाव के बाद अचानक इन इलाकों में गतिविधि तेज हो गई है। चीन की तरफ से लगातार जंग का शोर सुनाई दे रहा है। सुरक्षा एजेंसियां हालात पर नजर बनाए हुए हैं। चमोली के बाराहोती में चीन की सेना घुसपैठ कर चुकी है। डोकाला में तनाव के बीच उत्तराखंड में चीन की सेना की घुसपैठ सिर्फ एक घटना नहीं माना जा सकता। वहाँ सीमा पे लाइट भी लगे हुए हैं, तार भी लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है। तो ये जानबूझ के कर रहे हैं। कभी जो डोकला में करो, कभी और उत्तराखंड में करो, किसी और जगह को ढूंढ लेंगे। इससे पहले वो कहते थे कि सिर्फ 2 जगह पे हमें आपत्ति है जहां हम पूरे तौर से सहमत नहीं है सीमा के ऊपर, पर आप नई नई जगह में कर रहे हैं। तो ये एक राजनीतिक खेल है। जाहिर है पिछले कुछ दिनों से चीन जिस तरह की हरकतें कर रहा है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सवाल ये है कि चीन क्या कोई चक्रव्यूह रच रहा है या फिर सीमा पर बड़ी कार्रवाई की साजिश की स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। हम सब जानते हैं कि केंद्र सरकार चाहती है कि जितनी जल्द हो सके जो सब्सिडी आपको दी जाती है राहत के तौर पर आम आदमी को, उसमें कटौती की जाए और ये सब्सिडी सिर्फ उन लोगों को मिले जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जो उस अधिकार क्षेत्र में आते हैं जिन्हें हम गरीब संख्या में कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से एलपीजी यानी कि उस गैस सिलेंडर पर सब्सिडी खत्म की जा रही है, जिसे हमारे मध्य वर्ग के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता रहा, उससे विपक्ष को मौजूदा सरकार पर तीर साधने का एक बड़ा अवसर मिल गया है। राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा जरूर हुआ क्योंकि सरकार ये स्पष्ट कर चुकी है कि अगले साल अप्रैल के बाद गैस पर, सिलेंडर पर आपको किसी भी तरह का कोई सब्सिडी नहीं मिलेगा, यानी कि आपको बाजार की कीमत पर गैस सिलेंडर खरीदना होगा, ठीक वैसे ही जैसे आप पेट्रोल और डीजल खरीदते हैं। गरीबों की रसोई पर महंगाई की मार पड़ी तो उसकी लपटें संसद तक नजर आई। संसद में इस सियासी संग्राम के पीछे की वजह केंद्र सरकार का एलपीजी पर लिया गया एक फैसला है। सरकार ने मार्च 2018 तक एलपीजी सब्सिडी खत्म करने की तैयारी कर ली है। सरकार ने इसके लिए खाका खींच लिया है और हर महीने एलपीजी सिलेंडर के दाम 4 रुपए बढ़ाए जा रहे हैं। विपक्ष को गरीबों की जेब पर डाला जा रहा ये बोझ रास नहीं आया। सरकार पर कथनी और करनी में फर्क का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने राज्यसभा में खूब हंगामा किया। 4 रुपए हर महीने बढ़ाना, ये कहते कुछ है, करते कुछ है। करोड़ों गरीबों के धोखा और 267 रूल्ड आउट। अमीरों का कर्जा माफ हो रहा है हजारों करोड़ और गरीबों पे बढ़ाया जा रहा है। व्यापारी की स्थिति हो गई है सरकार की। गरीब को लूटना और खजाने में पैसा जमा करना ये काम हो गया है। केवल पेट्रोलियम के पदार्थों में दुनिया में इतना कम हो गया, यहाँ बढ़ता जा रहा है। सब्सिडी आप पूरी 2 साल में खत्म कर देंगे गरीबों की। सिलेंडर आप दे आए तो सिलेंडर में तो वो भरने अभी मंत्री कड़ा है। सरकार ने विपक्ष के विरोध को खारिज कर दिया। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि यूपीए सरकार ने ही एलपीजी की सब्सिडी खत्म करने की शुरुआत कर दी थी। उन्होंने कहा कि अमीरों को सब्सिडी जारी नहीं रखी जा सकती। सरकार की स्पष्ट नीति है, सब्सिडी संपन्नों के लिए नहीं है। सब्सिडी इज नॉट फॉर एफ्लुएंट, सब्सिडी इज मेंट फॉर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। कि सरकार उस कार्यक्रम को कंटिन्यू करते रहेगा। सब्सिडी गरीबों की काटी नहीं जाएगी, लेकिन सब्सिडी को रैशनलाइज किया जाएगा। ये पहली बार हम नहीं कर रहे। 2010 से इस विषय को कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था। एलपीजी सब्सिडी खत्म करने के लिए जुलाई 2016 से ही 2-2 रुपए की हर महीने बढ़ोतरी की जा रही है।
अब जून 2017 से एलपीजी सिलेंडर के दाम में 4 रुपए की बढ़ोतरी लागू है। मार्च 2018 तक एलपीजी पर सब्सिडी पूरी तरह खत्म करने का टारगेट रखा गया है। आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल करीब 18 करोड़ लोगों को सब्सिडी का फायदा मिलता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 2.5 करोड़ मुफ्त कनेक्शन भी इसमें शामिल हैं। बिजली का बिल भी हमारा बढ़ गया था और सिलेंडर का भी हम बढ़ेगा तो हम गरीब कहाँ जाएंगे? राशन भी बंद कर दिया, अब बताओ गरीब कहाँ जाएंगे? मोदी ने करा क्या हमारे? कुछ नहीं करा। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो हमने देखे नहीं अभी तक। 1 महीने पहले एलपीजी गैस पर सबसे बड़ी मार पड़ी थी, जब एक झटके में कंपनियों ने सब्सिडी वाले सिलेंडर्स की कीमत 32 रुपए बढ़ा दी थी। सरकार के इस फैसले पर सियासी संग्राम अपनी जगह है, पर यह सवाल उन गरीबों के चूल्हे से जुड़ा है जिनके लिए 2-2 रुपए भी मायने रखते हैं। मार्च 2018 तक सब्सिडी पूरी खत्म करने की बात की जा रही है। हालांकि ये मुमकिन तो नहीं लगता, लेकिन सरकार का मानना है कि अगर सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी तो उज्ज्वला स्कीम के तहत जो है तमाम जगहों पर जहां पर अभी तक लोग गैस सिलेंडर के लिए तरस रहे हैं उन तक गैस पहुंचाई जा सकेगी। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। केंद्र सरकार के लिए इससे बड़े झटके की बात और क्या हो सकती है कि ओबीसी आयोग के गठन का बिल राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया, और वो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद राज्यसभा में मौजूद ही नहीं थे और ये संविधान संशोधन विधेयक था, और इसलिए संख्या बल की कमी की वजह से यह बिल पारित न हो पाया। जहां विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी की बखिया उधेड़ी कि सरकार अपने कामकाज को लेकर बहुत संजीदा नहीं है, वहीं सरकार को भी समझ में आ गया, और खास करके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और तमाम आला अधिकारियों को, कि सांसद किस लापरवाही के साथ संसदीय कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं। अपने ही सांसदों की वजह से राज्यसभा में बीजेपी को किरकिरी का सामना करना पड़ा, तो उस फजीहत की गूंज दूसरे दिन भी सुनाई थी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी संसदीय दल की बैठक में अमित शाह ने व्हिप के बावजूद गैर हाजिर रहे पार्टी सांसदों को फटकार लगाई। सूत्रों के मुताबिक पार्टी सांसदों से स्पष्टीकरण भी मांगा जा सकता है। अमित शाह गैर हाजिर रहने वाले सांसदों से अलग से मुलाकात कर सकते हैं। जो गैर हाजिर सदस्य थे उनसे बात करेंगे, ऐसे उन्होंने कहा। पार्टी के तरफ से बात हो, वो तय करके बताएंगे। पार्टी का, लेकिन जिन्होंने उल्लंघन कर दिया उसके खिलाफ क्या कार्रवाई? पार्टी बात करेगी और ये रिपीट ना हो ऐसे हिदायत दिया है। दरअसल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी थी। सोमवार को राज्यसभा में चर्चा के बाद इसके तीसरे खंड में कांग्रेस के संशोधन को राज्यसभा ने 54 के मुकाबले 75 मतों से मंजूरी दे दी। एनडीए के सांसद उस वक्त मौजूद नहीं थे। इस मुद्दे को लेकर दिन भर वार पलटवार का दौर जारी रहा। मेरा सवाल बहुत सीधा है। कांग्रेस ने कहा था कि जिस तरह लोकसभा में पारित कराया उसी तरह इसमें पारित कराएंगे। लोकसभा में बहस हुई इसी पर, वहाँ सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, खड़गे साहब हैं, उन लोगों ने वो संशोधन क्यों नहीं उठाया जहाँ दिग्विजय सिंह और कपिल सिब्बल लेकर के आए थे? क्यों? उनको लगा कि इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी को नहीं मिलने दो। अरे पिछड़ों का 25 वर्षों से आग्रह है, 30 वर्षों से, कि उनके आयोग को संवैधानिक दर्जा मिले, तो हमारा स्पष्ट आरोप है कांग्रेस पार्टी पिछड़ा विरोधी है। अगर हमारे अमेंडमेंट बोर्ड के साधारण अमेंडमेंट थे, अगर उनमें ऐतराज था तो चर्चा करना चाहिए थी। बिल लिया गया उसके पहले चर्चा करना चाहिए थी। आम सहमति नहीं होती तो डेफर कर देते थोड़ी देर के लिए। सेलेक्ट कमेटी में हम लोगों को डिसेंटिंग नोट हमने दिया है, वही जो हमने यहाँ प्रस्तुत किया, वही डिसेंटिंग नोट का उसका प्रारूप है, आप रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। तो फिर षड्यंत्र कहाँ से हो गया? धोखा कहाँ से हो गया? धोखा आप लोगों को आप ही के लोगों ने दिया है। बात सरकार की किरकिरी की नहीं, बात सांसदों के सदन में हाजिरी को लेकर भी है। राज्यसभा में सचिन तेंदुलकर और अभिनेत्री रेखा की गैर हाजिरी का मुद्दा भी उठाया गया और सदस्यता रद्द करने की मांग की गई। मैंने पिछली बार कहा कि नामित सदस्यों में कुछ सदस्य आते ही नहीं है। अगर उनकी प्रेजेंस पिछले 3 सत्र से देख ली जाए, विंटर सेशन में एक बार, जो बजट सेशन था एक बार, इस सेशन में एक दिन भी दोनों नहीं आए, और दोनों बराबर विज्ञापन का काम कर रहे हैं, पैसा पैदा कर रहे हैं। कि एक तेंदुलकर आगे चलिए सदन में, दूसरे का उन्होंने वो ले ली, हो गए। लेकिन श्रीमन दोनों को ना आना, अगर रुचि नहीं तो इस्तीफा दे दे दोनों। राज्यसभा में एनडीए का गणित यूं भी बहुत अच्छा नहीं।
बावजूद इसके एक अहम बिल पर चर्चा के दौरान सांसदों ने जो लापरवाही दिखाई वो वाकई हैरान करने वाली है। राज्यसभा में एंट्री से पहले अमित शाह ने नाराजगी के साथ साथ एक अल्टीमेटम भी दे दिया है। माना जा रहा है कि शाह के राज्यसभा में मोर्चा संभालने के बाद सत्ता पक्ष का गणित बड़ी तेजी से बदलेगा। मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। अगर 4 क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो आज हिंदुस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां औसत से ज्यादा बारिश नहीं हो रही। और वो 4 क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें आप दरअसल उंगलियों पे गिन सकते हैं, क्योंकि यह है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका, महाराष्ट्र के बीच का कुछ इलाका और फिर केरल और कर्नाटक के कुछ इलाके जहां बारिश औसत से कम हो रही है। बाकी पूरे देश में बारिश का आलम यह है कि पूरा देश पानी पानी है। बाढ़ से त्राहिमाम देश के कोने कोने में हो रहा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी के साथ साथ पूरे असम के उन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और ये समझने की कोशिश की कि लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं। आधे हिंदुस्तान में आसमान से प्रलय प्रहार, सैलाब के सितम से हर ओर त्राहिमाम, सैलाब के भंवर में जिंदगी की जंग, उफनाई नदी में आफत में फंसी जान। नदियों के कोहराम की ये ताजा तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के शिमला से आई, जहां भारी बरसात के चलते सतलुज नदी पूरे उफान पर और सतलुज की विकराल धारा के बीच से इस शख्स को बचाने की कोशिश हो रही है। बताया जा रहा है कि शिमला के सुन्नी गांव में ये शख्स अपने 3 दोस्तों के साथ बोट में सवार होकर सतलुज में मछली पकड़ने के लिए निकला था, लेकिन ये लोग पानी के तेज बहाव में फंस गए। करीब 3 घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच झूलने के बाद एनडीआरएफ की टीम ने इनको वहां से बाहर निकाला। आसमान से बरस रही आफत ने राजस्थान के रेगिस्तान को समंदर में तब्दील कर दिया है। यहाँ के 3 जिलों सिरोही, पाली और जालौर में आफत की बरसात हो रही है। गांव के गांव जलमग्न हो चुके हैं। आसमान से बरसी आफत के बीच राहत की ये तस्वीरें जालौर की हैं। जालौर में सैलाब से त्राहिमाम कर रहे लोगों के बीच एयरफोर्स के MI-17 V5 हेलीकॉप्टर से करीब 3 टन राहत सामग्री गिराई गई। आपको बता दें कि जालौर पिछले 11 दिनों से बाढ़ का दंश झेल रहा है और यहाँ उफनाई जवाई नदी बर्बादी की कहानी लिख रही है। देश के ज्यादातर राज्य इस समय भारी बारिश के कारण बाढ़ की चपेट में है। राजस्थान से लेकर असम तक पानी कहर बरपा रहा है। यहाँ बाढ़ से 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 10 लाख से ज्यादा प्रभावित हैं। असम के बिगड़ते हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए असम पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए 2350 करोड़ रुपए का पैकेज जारी करने का वादा किया। ओडिशा में भी आसमानी आफत ने लोगों को हलकान कर रखा है। राज्य के केंद्रपाड़ा में सैलाब का आलम यह है कि लोग जमीन देखने के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि हर ओर सैलाब ने डेरा जमा दिया है। राज्य में 2 लाख से ज्यादा लोग ब्राह्मणी नदी में आई बाढ़ से प्रभावित हुए। केंद्रपाड़ा के अलावा जाजपुर में सैलाब से हालात बदतर हो रहे हैं। कुदरत के कहर के बीच उत्तरकाशी से हादसे की तस्वीर सामने आई। यहाँ के खरादी में केबल ट्रॉली से यमुना नदी पार कर रही एक स्कूली छात्रा नदी में गिर गई, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई। टीम न्यूज़ नेशन।